यूनिट नंबर 3 का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। जो हमारे पास पेपर 1 यूनिट 3 चैप्टर 3 आधार एवं विमा बेसिस एंड डायमेंशन। सबसे पहले हम आधार की बात करते हैं। बेसिस, इसके अकॉर्डिंग V ऑफ F एक कोई भी सदिश समष्टि है और S उसका कोई भी अरिक्त उपसमुच्चय है। इस S को V का आधार कहेंगे यदि S लीनियर इंडिपेंडेंट है। लीनियर इंडिपेंडेंट सेकंड चैप्टर हम कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने ये किया था कि इसके सदिशों को किसी अदिश राशि से गुणा करके जोड़ करने पर वो जीरो तभी प्राप्त होते हो जब सारे के सारे हमारे पास अदिश राशियां जीरो आ जाए, यानी A1 A2 A3 की वैल्यू जीरो बन जाए। और दूसरी कंडीशन है इसमें कि इस S के लीनियर कॉम्बिनेशन से बनने वाला समुच्चय, जिसको हमने रैखिक विस्तृति कहा था, लीनियर स्पेन, कौन सा पार्ट था? S के अवयवों का लीनियर कॉम्बिनेशन था। वो चाहे एक अवयव से बने, चाहे दो अवयवों को लेकर बनाए, चाहे तीन अवयवों को लेकर बनाए, सारे अवयवों को लेकर भी बन सकता है। उससे बनने वाले जितने भी अवयव थे वो सारे के सारे इसमें विद्यमान होते हैं। तो L ऑफ S जो है वो V के बराबर हो। L ऑफ S V के बराबर होने का मतलब क्या है कि S के अवयवों का लीनियर कॉम्बिनेशन V के अवयवों को व्यक्त करता हो। S के अवयवों का लीनियर कॉम्बिनेशन, रैखिक संचय, हमारे पास V के अवयवों को, सभी के सभी V के अवयव S के अवयवों के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सकते हो। तो S V का आधार है, अन्यथा S V का आधार नहीं है। इसको इस रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं कि S V का जनक है, अर्थात हमारे पास जो S है दैट इज द जनरेटर ऑफ V। जनरेट करना यानी S के अवयवों को लेकर अगर रैखिक संचय बनाए तो वो रैखिक संचय V के अवयवों को व्यक्त करता हो। दो कंडीशंस आ गई। V एक सदिश समष्टि, S को आधार कहेंगे यदि S के आधार के अवयव जो भी हैं वो लीनियर इंडिपेंडेंट हो, और S के अवयवों का लीनियर कॉम्बिनेशन करने पर V के अवयव बनते जाएं। कोई भी V का अवयव ऐसा ना हो जो S के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में ना लिखा जा सकता हो। उदाहरण के लिए मान लो V2R है। V2 का मतलब है टू डायमेंशन में। टू डायमेंशन का मतलब क्या हुआ? दो ही अवयवों का कार्तीय युग्म होता है। जैसे हम दो अवयवों में लेके चलेंगे तो यहां पे हमारे पास V2R में परिभाषित करें तो ये A, B सच दैट A और B जो है वो R के अवयव हों, तो उस स्थिति में इसे V2 के अवयव माने जाएंगे। अब इसे V2 के जो भी अवयव बन रहे हैं हमारे पास, उसके लिए एक S उपसमुच्चय ले लें। उपसमुच्चय कौन सा? 1,0 और 0,1 मान के चल रहा हूं मैं, और भी बहुत से बन सकते हैं, मैंने एक एग्जांपल लिया है। अब इस 1,0 और 0,1 है, पहले ये चेक करो क्या ये लीनियर इंडिपेंडेंट है या नहीं। कैसे प्रूफ करें लीनियर इंडिपेंडेंट है या नहीं? पहले एलिमेंट को A1 से, दूसरे एलिमेंट को A2 से गुणा करके बराबर में रखेंगे 0,0 के, हल करेंगे तो A1, A2 बराबर आ जाएगा 0,0, A1 बराबर 0 और A2 बराबर 0 मिल रहा है।
दोनों अवयव बराबर हैं, इसका मतलब 0 के बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब ये लीनियर इंडिपेंडेंट है। और अगर मैं पहले एलिमेंट को a से गुणा करूं और दूसरे एलिमेंट को b से, तो जो एलिमेंट बन रहा है वो क्या बन रहा है, a, b के रूप में प्राप्त हो रहा है। a, b का मतलब इस v2r का अवयव बन रहा है। अगर v2r में 1,3 है तो a का मान 1 और b का मान 3 ले लेंगे। अगर v2r में अवयव 4,6 है तो a का मान 4 और b का मान 6 ले लेंगे। यानी इस अवयवों के लीनियर कॉम्बिनेशन से हम v2 के सारे अवयव बना सकते हैं, अतः s जो होगा वो इसका आधार होगा। आई बात समझ में? भी किसी भी उपसमुच्चय को आधार केवल उस वक्त कह सकते हैं जब वो उसके सारे के सारे अवयव लीनियर इंडिपेंडेंट हो और उसके अवयवों का लीनियर कॉम्बिनेशन कर दें। लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब है किसी भी अदिश से गुणा कर दें, किसी अचर से गुणा कर दें और जोड़ने पर हमारे पास सारे के सारे अवयव v के प्राप्त हो रहे हों। v का कोई अवयव ऐसा ना हो जिसको हम s के अवयवों के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में व्यक्त न कर सकते हों, तो उस स्थिति में s को v का आधार कहते हैं। परिभाषा समझ में आ गई? लिख लीजिए। हमने इसमें टॉपिक अभी किया जो आधार था, हमने ये लिखा था कि S कोई भी आधार कहलाता है जो V का उपसमुच्चय हो, जिसके अवयव लीनियर इंडिपेंडेंट हो और जिसके अवयवों का लीनियर कॉम्बिनेशन करने पर V के अवयव प्राप्त होते हों, तो उसे हम आधार कहते हैं। उस आधार में अवयवों की संख्या, अगर कोई भी समुच्चय V का उपसमुच्चय आधार है तो उस आधार में अवयवों की संख्या को उस सदिश समष्टि की विमा कहते हैं। अगर S V का आधार है तो S में अवयवों की संख्या, S में कितने अवयव विद्यमान हैं? मान लो S में अल्फा 1 से लेकर अल्फा 2, अल्फा 3 अप टू अल्फा n विद्यमान है, तो उस स्थिति में इस V की विमा, उसको हम dim ऑफ V से ही व्यक्त करेंगे, ये बराबर होगी n के। V के किसी आधार में अवयवों की संख्या उस सदिश समष्टि की विमा कहलाती है। आई बात समझ में? परिभाषा लिखो। कर रहे हैं हमें W एक उपसमष्टि दी हुई है। उपसमष्टि का मतलब था कि V का ही उपसमुच्चय लिया गया है और उसके अवयवों से एक नई समष्टि परिभाषित की गई है, जिसको हम उपसमष्टि कह रहे हैं। हमें सिद्ध करना है कि डायमेंशन ऑफ W जो होता है वो स्मॉलर देन और इक्वल टू होगा डायमेंशन ऑफ V के। सिद्ध करने के लिए पहले ए पार्ट को प्रूफ कर रहे हैं हम। माना V, डायमेंशन ऑफ V बराबर n। हम V में आधार, V के आधार में अवयवों की संख्या क्या मान लेते हैं? n है। अगर V में n अवयव हैं तो इसका मतलब उसके आधार में n अवयव हैं, और आधार लीनियर इंडिपेंडेंट होता है और आधार के अवयवों से V के अवयव बनाए जा सकते हैं। अगर आधार के अवयव यानी आधार जो होते हैं वो लीनियर इंडिपेंडेंट होते हैं तो उससे ज्यादा अवयव लेने पर वो लीनियर डिपेंडेंट बनना चाहिए, उससे बड़ा तो कोई लीनियर इंडिपेंडेंट बनना ही नहीं चाहिए। आधार की परिभाषा ये थी कि S जो होता है वो एक उपसमुच्चय V का, उस S में जितने भी अवयव विद्यमान होते हैं वो सारे के सारे लीनियर इंडिपेंडेंट होते हैं। अगर वो सारे लीनियर इंडिपेंडेंट है तो उससे बड़ा कोई भी लीनियर इंडिपेंडेंट नहीं बनेगा। अगर उससे बड़ा नहीं बनेगा तो अगर हम इसमें यह मान के चल रहे हैं कि डायमेंशन ऑफ V बराबर n है, तो इसका मतलब n से बड़ा कोई भी समुच्चय जो होगा उपसमुच्चय वो लीनियर इंडिपेंडेंट नहीं होगा। केवल n अवयवों का ही समुच्चय लीनियर
इंडिपेंडेंट होगा, उससे बड़ा कोई भी उपसमुच्चय लीनियर इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता। तो यहां पे लिखेंगे कि यदि किसी समुच्चय में n+1 अवयव हैं तो वह लीनियर डिपेंडेंट होगा। यहां तक कोई डाउट हो तो बोल दीजिए। अब हमें यह प्रूफ करना था कि डायमेंशन ऑफ W इज स्मॉलर देन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V। इसको प्रूफ करने के लिए माना S सबसेट है W का और S जो है उसमें α1, α2, α3 अप टू αm कोई भी अवयव है, और ये जो S है वह W का सबसे बड़ा लीनियर इंडिपेंडेंट उपसमुच्चय है। रिपीट कर रहा हूं, हमने डायमेंशन ऑफ W स्मॉलर देन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V प्रूफ करना था। उसको प्रूफ करने के लिए डायमेंशन ऑफ V n ले लिया। अगर इस V का कोई भी उपसमुच्चय ऐसा बना दें जिसमें n+1 अवयव है, यानी n से ज्यादा अवयव हैं, तो वो लीनियर डिपेंडेंट होगा, लीनियर इंडिपेंडेंट नहीं होगा। अब W का एक उपसमुच्चय लिया S, इस S में जो अवयव हैं वो कितने हैं, m एलिमेंट्स विद्यमान हैं। इन m अवयवों के लिए S जो है वो W का सबसे बड़ा लीनियर इंडिपेंडेंट उपसमुच्चय है। इससे बड़ा S के W के अंदर और कोई उपसमुच्चय नहीं बन सकता जो लीनियर इंडिपेंडेंट है। यहां पे एक कंडीशन और अप्लाई होगी कि M जो होगा वो स्मॉलर देन एंड इक्वल टू होगा किससे, N से। क्यों होगा, क्योंकि अगर M का मान N से बड़ा हो गया तो लीनियर डिपेंडेंट हो जाएगा। W सबसेट था किसका, V का, और हमने एक कंडीशन पहले ही ले ली कि n से बड़ा कोई समुच्चय नहीं हो सकता जो लीनियर इंडिपेंडेंट हो। हम इसको लीनियर इंडिपेंडेंट मान रहे हैं। अगर मान रहे हैं तो m का मान n से तो छोटा होगा या n के बराबर हो सकता है, उससे बड़ा नहीं हो सकता। हम ये सिद्ध करेंगे कि S इस W का आधार है। प्रूफ क्या करना है हमें, S को W का आधार प्रूफ करना है। आधार की परिभाषा क्या थी, लीनियर इंडिपेंडेंट होना चाहिए, मान के चल रहे हैं हम। दूसरी कंडीशन वेरीफाई करनी है खाली, क्या, कि W के अवयवों का लीनियर कॉम्बिनेशन किसको व्यक्त करता है, S के अवयवों का लीनियर कॉम्बिनेशन W के अवयवों को व्यक्त करता है, या W का प्रत्येक अवयव जो है वो S के अवयवों के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। सिर्फ ये पार्ट प्रूफ करना है। बोलो आई बात समझ में। अब प्रूफ करने के लिए माना अल्फा जो है वो W का एलिमेंट है। मान लिया हमने अल्फा जो है वो किसका अवयव है, W का। अगर अल्फा W का एलिमेंट है तो S1 जिसमें अल्फा, α1, α2 अप टू αm विद्यमान है। हमने सबसे बड़ा समुच्चय लीनियर इंडिपेंडेंट सिर्फ S को माना था, लेकिन इसमें एक अवयव ज्यादा हो गया तो ये लीनियर इंडिपेंडेंट तो नहीं होगा। क्या होगा, ये लीनियर डिपेंडेंट होगा। S1 लीनियर डिपेंडेंट है, और अगर S1 लीनियर डिपेंडेंट है तो एक थ्योरम की थी हमने कि लीनियर डिपेंडेंट समुच्चय तभी हो सकता है जब उसके किसी अवयव को बाकी अवयवों के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में व्यक्त कर सकते हो। थ्योरम की थी हमने, सेकंड चैप्टर में थी। तो इसके अनुसार अल्फा को हम सिग्मा AI अल्फा ई के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अल्फा किसका एलिमेंट था, W का। हम सिद्ध कर रहे हैं कि अल्फा को हम सिग्मा AI अल्फा ई के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, यानी S के अवयवों के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो इसका अर्थ यह हो गया कि L ऑफ S जो है वो किसको व्यक्त करता है, W को। S लीनियर इंडिपेंडेंट था और S का लीनियर कॉम्बिनेशन W के अवयवों को व्यक्त कर रहा है।
अतः एस डब्ल्यू का आधार है, और अगर एस डब्ल्यू का आधार है तो डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू जो होगी वो एम के बराबर होगा, और एम ऑलरेडी हम लेके चल रहे हैं कि एन से स्मॉलर देन इक्वल टू है, इसका मतलब डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू भी स्मॉलर देन इक्वल टू है डायमेंशन ऑफ वी के, जो हमें प्रूफ करना था। ए पार्ट है ये, नोट कर लीजिए। सेकंड पार्ट प्रूफ कर रहे हैं, इसमें हम मान के चल रहे हैं पहले कि W और V बराबर हैं। अगर W और V बराबर हैं तो W जो है वो V की उपसमष्टि होगी। अगर W V की उपसमष्टि है तो डायमेंशन ऑफ W इज स्मॉलर देन इक्वल टू होगा डायमेंशन ऑफ V के। दोनों बराबर हैं उस कंडीशन में V भी W की उपसमष्टि होगी। अगर V W की उपसमष्टि है तो इसका मतलब डायमेंशन ऑफ V जो है वो स्मॉलर देन इक्वल टू होगा डायमेंशन ऑफ W के। इन दोनों को कंबाइंड करें तो डायमेंशन ऑफ V और डायमेंशन ऑफ W क्या आ जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। उल्टा पार्ट करते हैं इसका एक और, विलोम। विलोम में अब की बार हम लेके चलेंगे कि माना डायमेंशन ऑफ V और डायमेंशन ऑफ W बराबर हैं। हमें सिद्ध करना है कि V और W भी बराबर हैं। अब V और W को बराबर सिद्ध करने के लिए देखो मान लेते हैं इसमें n अवयव हैं। अगर n अवयव हैं तो B एक आधार जिसमें अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू अल्फा n अवयव हैं, और W का आधार है। हम ये लेके चलते हैं कि n उसका आधार है और जिसमें अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n अवयव हैं, ये W का आधार बन रहा है। हम ये ले मान के चलते हैं। अगर ये W का आधार है तो इसका मतलब L ऑफ B जो होगा वो W को व्यक्त करेगा, और L ऑफ B अगर W को व्यक्त करता है तो L ऑफ B जो है वो V को भी तो व्यक्त करेगा, क्योंकि V का भी तो आधार यही होगा। दोनों में आधार में अवयवों की संख्या बराबर है, दोनों एक दूसरे के उपसमुच्चय हैं। W पहले ही दिया हुआ है कि V का उपसमुच्चय उपसमष्टि है। अगर उपसमष्टि है तो अगर W का आधार हम B मान के चलते हैं तो V का भी आधार B ही होगा। उस स्थिति में L ऑफ B भी किसको व्यक्त करेगा, V को व्यक्त करेगा। यहां कह रहे हैं कि L भी W के बराबर है, यहां कह रहे हैं L भी जो है वो V के बराबर है। इसका मतलब W और V आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अर्थात W और V केवल और केवल उसी केस में बराबर आएंगे जब डायमेंशन ऑफ W और डायमेंशन ऑफ V बराबर हो, और डायमेंशन ऑफ W और डायमेंशन ऑफ V बराबर हैं तो V और W बराबर होंगे। दोनों एक दूसरे के पूरक होंगे।